थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा टॉपिक है आपका टॉर्क, इसके बाद है आपका आएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हमने प्रीवियस वाले जो आपका लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि आपका टॉर्क होता है क्या चीज है। तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि टॉर्क आपका बेसिक कंडीशन फॉर टॉर्क हमेशा वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी है वो रोटेशनल मोशन में आती है। बिना आपका टॉर्क के कोई बॉडी जो आपका रोटेट नहीं होगा। तो टॉर्क के लिए हमने कंडीशन रखा था कि टॉर्क के लिए हमेशा एक कपल ऑफ फोर्स का होना जरूरी है। द टू फोर्स आपका कपल का मतलब है दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हमेशा इक्वल होगा, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्स विल बी डिफरेंट। तो एक फोर्स मान लो इस बॉडी पे अगर इसको रोटेट करना, इस बॉडी को रोटेट करना है तो इस बॉडी पे हमेशा कपल ऑफ फोर्स लगना चाहिए, दो फोर्स। एक फोर्स हमेशा इधर होना चाहिए एक फोर्स, दूसरा फोर्स हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड हो, आपका इस फोर्स का इस फोर्स को दोनों को मिला के आपको बोला जाता है कपल ऑफ फोर्स। इस फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा आपका बराबर होना चाहिए। जो ही आपका दोनों यहाँ पे भी फोर्स यहाँ पे भी फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्स विल बी द डिफरेंट। एक फोर्स आपका इधर जाना है, दूसरा फोर्स इधर आना चाहिए। एक फोर्स मान लो यहाँ इस कोने पे लग रहा है राइट साइड में जा रहा है, दूसरा इस कोने पे लग रहा है आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है। जो ही दो फोर्स आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्स विल डिफरेंट। जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो हमेशा वो बॉडी क्या होगा, अपनी एक्सिस पे हमेशा रोटेट होगा। तो इसको बोला जाता है हमेशा, उसको बोला जाता है आपका टॉर्क। टॉर्क हमेशा वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि बच्चों की आपका फैंस होते हैं। इसके बाद आपका ये भी बोला था कि आपका बोतल का ढक्कन कैसे बंद किया जाता है, उसमें भी हमेशा आपका टॉर्क ही लगता है, बिना टॉर्क के आपका कोई भी चीज रोटेट नहीं होगा। तो बच्चों हमने ये भी बोला था कि आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन जो हमने कल डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि टॉर्क एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा। तो इस टॉर्क एक्सप्रेशन में आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका टॉर्क जो है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, टॉर्क जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, जिसको हम बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिस वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा जो आपका पैरामीटर होता है आपका ई। तो आपका पी और ई, और तीसरा जो आपका जो पैरामीटर है आपका थीटा। तो टॉर्क किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए या डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करने के लिए हमेशा उसका तीन पैरामीटर पे डिपेंड होगा। टॉर्क आपका लगेगा या टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। एक तो होगा डायपोल मोमेंट पे, पी पे डायपोल की लेंथ पे या इस पे डिपेंड होगा। दूसरा आपका ई पे होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पे डिपेंड होगा। और तीसरा जो है आपका थीटा पे डिपेंड होगा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई के बीच में आपका एंगल कितना है उस पे भी आपका डिपेंड होगा। तो इन वेक्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है बच्चों, जहां पे जो ही साइन थीटा आता है, साइन थीटा को हमेशा हमें जो L1 में आप लोगों ने पढ़ा है, तो जहां पे साइन थीटा होगा वहां पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो आपका टॉर्क हमेशा दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक तो आपका होगा पी, जिसको हम बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा क्या बोला जाता है, आपका टॉर्क बोला जाता है। तो L1 में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, जिसमें आपका दो वेक्टर को आपका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ए बी आपका कॉस थीटा होगा। जहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है वहां पे मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या आता है, आपका कॉस थीटा आता है। जो और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या बन जाता है बच्चों, आपका स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ए डॉट बी में जिसमें डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में। दूसरा बच्चों आपका दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट में आपका बच्चों आपका ए क्रॉस बी, जिसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपका जो तीसरा क्वांटिटी आएगा, तीसरा क्वांटिटी वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। मान लो ए क्रॉस बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे सी आता है, जो तीसरा जो आपका फिजिकल क्वांटिटी आता है वो हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करने से आपका जो तीसरा वेक्टर मान लो सी आ गया,
उसके ऊपर आपको वेक्टर नहीं लगाने, क्योंकि आपका ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो ए क्रॉस बी, ए फर्स्ट वेक्टर, दूसरा आपका बी वेक्टर, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमेशा क्या आता है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी क्या आता है आपका साइन थीटा। तो जहां पे साइन थीटा आता हो वो हमेशा क्या बन जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो क्या है पी, दूसरा ई, तीसरा साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा आपका साइन थीटा। तो क्या होगा, पी ई साइन थीटा किसके बराबर होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे आपका ई होगा, पी क्रॉस ई होगा। तो पी क्रॉस ई को आपका क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमेशा तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हमेशा टॉर्क बोला जाता है, जिसको हम टाउ से डिनोट किया जाता है। और टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा आपका वेक्टर फॉर्म को भी लिखा और स्केलर फॉर्म को भी लिखा। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, पी क्रॉस ई। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क अभी हमने कहा कि टॉर्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, दूसरा उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी ई साइन थीटा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल को बोला जाता है बच्चों, उस रूल को बोला जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या बोला जाता है बच्चों, मान लो आपके पास कोई स्क्रू हो, आपके पास एक स्क्रू हो, जिस स्क्रू को मैं यहाँ पे डिजाइन कर लूं तो आपका स्क्रू ऐसे ही होता है। स्क्रू आपका ये हो गया हैंडल, तो ये हो गया उसका नोक, तो ये हो गया उसका स्क्रू का आपका ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया हैंडल। अगर स्क्रू को आप प्लेन ऑफ द बोर्ड पे आप उसको सुराख करने के लिए यूज करते हैं, तो आपका स्क्रू को क्या करना है, जो ही स्क्रू को मैंने उठाया उस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे मैंने क्या किया, उसको अंदर डालने की कोशिश की। तो क्या कर रहा हूं मैं, स्क्रू को इस तरह कर रहा हूं, इसका मतलब है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहा हूं। जो ही आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो आपका ये जो आपका जो पॉइंट है उस स्क्रू का वो हमेशा कहां जाएगा, इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड जाएंगे। तो आपका जो इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड जाएंगे वो हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, कोई भी वेक्टर जो हमेशा इनसाइड जा रहा हो, प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहा हो। मान लो यहाँ पे मैं फिर रिप्रेजेंट करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो यहाँ पे क्रॉस लिखा है बच्चों, किताबों में भी आपका बुक में भी लिखा होता है क्रॉस, और यहाँ पे लिखा होगा ई। इसका मतलब ये हुआ, क्रॉस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इस क्रॉस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। तो ये हुआ क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा बच्चों, जहां पे आप उनको क्रॉस लिखा हो तो इसका मतलब है कोई वेक्टर क्वांटिटी इनसाइड ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। दूसरा बच्चों आप लोगों का लिखा होता है कि आपका एक डॉट के तौर पे भी आपका बुक पे लिखा होता है, डॉट इस तरह लिखा होता है। मान लो डॉट इस तरह से लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पे ई लिखा होगा। मान लो स्क्रू को हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद पहले मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज में रोटेट किया। रोटेट करने से क्या होगा, वो आपका जो निब जो जाएगा वो हमेशा अंदर जाएगा प्लेन ऑफ द बोर्ड के, तो उसको हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। तो दूसरी बात क्या है, आपका उसी आपका स्क्रू को मैं क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में आपका रोटेट करता हूँ। इस चीज में आपका डायरेक्शन दिखाने के लिए, आपका टॉर्क की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमेशा एक क्या होगा, आपका पी को ई की तरफ आपको रोटेट करने एक स्मॉल एंगल के साथ, तो इसमें आपका पी को ई की तरफ आपका क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। दूसरा मान लो ई को पी की तरफ मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, तो मान लो अगर इसी स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करूं, जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से क्या होगा, आपका स्क्रू जो है इस प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर आएंगे। तो बाहर को रिप्रेजेंट करना है हमेशा डॉट, उसके बाद एक सर्कल। इसका मतलब है किसी भी बुक में आपका लिखा होगा कि डॉट, इसके बाद यहाँ पे ई लिखा होगा, तो इसका मतलब है ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के बाहर आ रहा है। आपका यहाँ पे क्रॉस होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। अगर यहाँ पे अगर डॉट लिखा होगा तो हमेशा ये याद रखना है कि कोई आपका वेक्टर जो है इस प्लेन ऑफ द बोर्ड से आपका बाहर आ रहे हैं। तो स्क्रू आपका राइट हैंड स्क्रू रूल को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बच्चों।
इसको यूज करने के लिए मैं सिंपली आप लोगों को क्या करता हूं कि राइट हैंड कॉलम रूल लगाता हूं। तो राइट हैंड कॉलम रूल में क्या करना है आपका बच्चों, यहाँ पे जहां पे दो वेक्टर P और E है, जहां पे मिल जाता है ये आपका ओरिजिन बन गया, उस ओरिजिन पे आपका इस उंगली को रखना है। तो आपका डिफिनेशन के हिसाब से क्या बनता है, पी ई साइन थीटा, पहले P को लाना है, इसके बाद E को लाना है। तो P को हमेशा E की तरफ हमेशा रोटेट करना है एक क्लॉकवाइज में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P है, P को क्लॉकवाइज में मैंने रोटेट किया, कहाँ की तरफ, E की तरफ। तो इसमें क्या जा रहा है आपका, मुझे इस थंब को देखना है। थंब जो है आपका, इस थंब जो है गो द डायरेक्शन ऑफ द टॉक, और टॉक जो है आपका इस प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर जा रही है। P क्रॉस E का मतलब क्या हुआ, पहले P को लाना है, P को, इसके बाद P को एक स्मॉल एंगल के साथ E की तरफ रोटेट करना है। इसके बाद आपका थंब जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा वो आपका टॉक का डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, P E साइन थीटा जो हमारा टॉक का एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें आपका क्या है P क्रॉस E। तो मैंने क्या किया, P को E की तरफ मैंने रोटेट किया स्मॉल एंगल के साथ। तो स्मॉल एंगल के साथ जो ही रोटेट किया तो मेरा थंब जो है वो कहाँ जाता है, इन साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब है आपका टॉक जो है हमेशा क्या होगा, P साइन थीटा में या P क्रॉस E में आपका टॉक जो है प्लेन ऑफ द बोर्ड के हमेशा अंदर जाएगा। अगर P क्रॉस E के बदले E क्रॉस P लगाएंगे, मान लो यहां बच्चों P क्रॉस E है, P क्रॉस E, दूसरा हम लगाएंगे E क्रॉस P, E क्रॉस P। तो E क्रॉस P या P क्रॉस E दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। P क्रॉस E लगाओ या E क्रॉस P लगाओ, या आपको क्या करना है E क्रॉस P। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, E P साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। P E साइन थीटा, P क्रॉस E में भी आ गया P E साइन थीटा, E क्रॉस P में भी आपका E P साइन थीटा। लेकिन इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या है बच्चों, कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन आपका डायरेक्शन अपोजिट होगा। E क्रॉस P में क्या लगाना है, P क्रॉस E। P क्रॉस E में आपने देखा कि आपका जो थंब जो है आपका प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनसाइड जा रहा था। तो अगर E क्रॉस P करेंगे, E क्रॉस P, तो E को क्या करना है आपको P की तरफ रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में हमेशा टॉक अंदर जाता है। E क्रॉस P में क्या हुआ, E को अगर P की तरफ एक स्मॉल एंगल के साथ रोटेट करेंगे तो मेरा थंब जो है इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के हमेशा परपेंडिकुलर आता है। तो P क्रॉस E हमेशा क्या होगा, इक्वल टू माइनस E क्रॉस P। इसका मतलब है P क्रॉस E और E क्रॉस P मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। माइनस का मतलब क्या होगा कि उसका डायरेक्शन जो है हमेशा अपोजिट होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमने देखा बच्चों कि टॉक हमेशा P क्रॉस E के बराबर होता है, तो P E साइन थीटा। तो इस P E साइन थीटा के फॉर्मूले के हिसाब से हमें लगता है कि आपका जो टॉक जो है आपका अंदर जा रहा है, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो तो आपका ये चीज याद रखना है बच्चों, जहां पे क्लॉकवाइज जहां पे क्लॉकवाइज हो वो हमेशा इनवर्ड जाएंगे, अंदर जाएंगे। इसके बाद एंटी क्लॉक, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमेशा कहां जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। अगर एक बोतल का ढक्कन हो बच्चों, अगर बोतल के ढक्कन को आप खोलेंगे, जब बोतल के ढक्कन को आप बंद करने की बात होती है, जब आप बंद करेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज आता है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, आपका बोतल का ढक्कन हमेशा अंदर जाता है। तो मान लो मैंने इस बोतल के ढक्कन को क्या किया, मैंने खोल दिया, तो खोलने से क्या होगा, तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन से क्या होगा, आपका टॉक आएंगे, टॉक का डायरेक्शन हमेशा अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है आपका बोतल का ढक्कन जो है वो हमेशा अंदर जाता है। तो सेम केस अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर बोतल के ढक्कन को खोलेंगे, इसका मतलब है आप एंटी क्लॉकवाइज में इसको खोल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी हमने बताया वो हमेशा ऑडवर्ड आता है। तो टॉक हमेशा ऑडवर्ड आएंगे, जिसकी वजह से आपका बोतल का ढक्कन जो है वो हमेशा बाहर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे उसका डायरेक्शन आप लोगों को स्टेटमेंट वाइज पे शो किया है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ द टॉक का डायरेक्शन, इस टॉक का डायरेक्शन जो है इस परपेंडिकुलर टू प्लेन के हमेशा उस परपेंडिकुलर होगा कंटेनिंग P एंड E। जिस प्लेन में आपका P और E लाइक करता है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे E है, P और E जो है इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में लाइक करता है, तो टॉक का डायरेक्शन जो है या तो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा, प्लेन ऑफ द बोर्ड, या तो वो आउटवर्ड आएंगे या तो वो इनवर्ड आएंगे। तो बच्चों आप लोगों को टॉक का जो डायरेक्शन मैंने आप लोगों को शो कर दिया एज पर राइट हैंड स्क्रू या एज पर पालम राइट हैंड पालम रूल के हिसाब से। तो टॉक का डायरेक्शन हमेशा
उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन में आपका P और E लाई करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों कि आपका टॉर्क जो है वो अंदर की तरफ दे जाए, तो इसका मतलब है आपका टॉर्क जो है इस प्लेन रोबोट के अंदर जा रही है। इसके बाद बच्चों आपका एक है कि आपका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है। बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम जो आप लोगों ने L1 में पढ़ा था मैकेनिक्स में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वहां पे नेट फोर्स अगर जीरो हो, किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहा हो, अगर उन लगने वालों का सारा फोर्स का अगर सम करेंगे वो क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो उसको क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको बोला जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो टॉर्क में भी आपका क्या होगा, दो स्पेशल केस है बच्चों, एक क्या होगा स्टेबल, दूसरा क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि टॉर्क एक डायपोल पे हमेशा नेट फोर्स तो जीरो होता है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक डायपोल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उतना फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, तो नेट फोर्स हमेशा किसी डायपोल पे क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेबल हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों के केस में आपका नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टॉर्क का कुछ वैल्यू होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, आपका डायपोल जो हो आपका मैक्सिमम रोटेट करेंगे। दूसरे केस में आपका क्या होगा, टॉर्क मिनिमम होगा, टॉर्क मिनिमम मीन्स टॉर्क आपका जीरो होगा। तो बच्चों फिर इसको हम फील करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क का फिर आपका एक्सप्रेशन लाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करना है, आपका टॉर्क जो है हमेशा मैक्सिमम करना है। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखो कि sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है, और 1 कब आएगा, जब आपका थीटा जो है 90 होगा। 90 मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कल ड्रा किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में आपका एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कल ड्रा किया था, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायपोल आपका हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। डायपोल ये हो गया माइनस क्यू, ये आपका बन गया प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का लेंथ हो गया 2L। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग P और E के बीच में एंगल आपका क्या है 90। इस 90 केस में आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम लगेगा, आपका डायपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वो मैक्सिमम रोटेट होगा। तो यहाँ पे अगर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा बच्चों, तो P का कुछ वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा। तो साइन आपका क्या निकालना है, थीटा इज इक्वल टू 90। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 PE। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपका डायपोल मोमेंट P और E के बीच में आपका एंगल जो है वो 90 होगा। तो उस केस में आपका डायपोल जो है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो मैक्सिमम रोटेशनल मोशन होगी। इसके बाद दूसरा बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी आपका फोर्स जो है जीरो होगा। फोर्स जीरो मीन्स आपका डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ट्रांजिटिव मोशन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका डायपोल जो है अपनी जगह पे बैठा हुआ, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो मीन्स आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आपका डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी जगह पे बैठा हुआ है। तो टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम मीन्स आपका अपनी जगह पे वो रोटेट कर रहा होगा। तो टॉर्क अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टॉर्क जो है वो आपका जीरो होगा, इसका मतलब है डायपोल रोटेट ही नहीं होगा। तो कल एक स्टेटमेंट बोला था कि हमने बोला था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डायपोल को रखा जाता है हमेशा वो रोटेट करता है। तो आपका यहाँ पे भी आपका एक कंडीशन आ जाता है कि आपका फोर्स तो जीरो होगा, इस केस में भी जीरो, दोनों केस में, लेकिन टॉर्क आपका जीरो भी होता है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है कि आपका टॉर्क आपका लगेगा और रोटेट होते बैठेगा, कि आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट भी नहीं होगा। रोटेट कब नहीं होगा, जब आपका थीटा जो है आपका या जीरो होगा या 180 होगा। तो थीटा जीरो या 180 को डिफाइन या इसको फील करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में क्या होगा, थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। तो P और E के बीच में आपका एंगल जो है आपका जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है जो आपने L1 में भी पढ़ा था कि P और E के बीच में एंगल जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर जो है आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इसका मतलब है
P और E जो है दे आर इन पैरेलल, दे आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है यहाँ पे माइनस क्यू लिखूं, यहाँ पे प्लस क्यू लिखूं। प्लस क्यू, इस केस में क्या हो रहा है, आपका डायपोल मोमेंट हमेशा हमें पता है P और माइनस क्यू टू प्लस क्यू जाता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर। इन दोनों के केस में आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इस केस में बच्चों आप क्या होगा, उस पे कोई टॉर्क नहीं लगेंगे। आपका डायपोल जो अपनी जगह पे बैठा होगा, ना उस पे नेट फोर्स लगेगा, ना उस पे वो टॉर्क जो है, वो डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा। मतलब आपको फील करने के लिए मैं फिर आप लोगों को बोल दूं बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज को रखा जाता है हमेशा उस पर फोर्स लगता है। तो माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो आप लोगों को पता है F इज इक्वल टू, इस पे फोर्स लगेगा QE, वो हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कहां लगेगा, आपका इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है तो उस पे फोर्स लगेगा हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा अगर माइनस क्यू है वो हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डायपोल रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो डायपोल का डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगा आपका कि आपका माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। तो यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा फिर QE। देखो बच्चों, दोनों पे फोर्स लगता है QE, दोनों का फोर्स QE। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्स आर द सेम, बट हमने टॉप में ये पता था रोटेशनल मोशन में क्या होना चाहिए, आपका दोनों फोर्स जो है इन द सेम लाइन में नहीं आना चाहिए। अगर सेम लाइन में आ जाएंगे आपका दो फोर्स होगा, कपल ऑफ फोर्स होगा, फिर भी वो रोटेट नहीं होगा। मान लो मेरे पास ये पेन है, अगर पेन को मैं यहां से भी खींचूं यहां से भी खींचूं, दो फोर्स मैंने लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे, हालांकि टॉर्क में है दो कपल ऑफ फोर्स, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, दोनों फोर्स लगने के बावजूद भी ये आपका पेन जाने जगह पे कभी रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं रोटेट होगा, क्योंकि दोनों फोर्स दे आर इन द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पे जा रही है। तो टॉर्क के लिए हमें कंपलसरी होना चाहिए कि आपका एक फोर्स जो है, मान लो ये डायपोल है, एक फोर्स इधर लगना चाहिए, दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ रोटेट होगा। तो इसमें डायपोल का टॉर्क का डिफिनेशन नहीं बनता, इसीलिए क्या बन गया बच्चों कि आपका F इज इक्वल टू 0, जब आपका थीटा जो है 0 होगा, 0 मीन जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, तो टॉर्क हमेशा 0 होगा। डायपोल पे कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, डायपोल अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। इसके बाद दूसरा कंडीशन बच्चों, जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो उस टाइम भी क्या बनता है, आपका टॉर्क 0 बनता है। वो डायपोल जो है रोटेशनल मोशन नहीं करेंगे, ना वो लीनियर मोशन करेंगे, ना वो रोटेशनल मोशन करेंगे, अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। तो इसको फील करने के लिए मैं फिर से एक डायग्राम बना दूं कि आपका 180 का मतलब क्या है बच्चों कि दो वेक्टर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक डायपोल रखेंगे, यहाँ पे एक माइनस क्यू। अब माइनस क्यू मैं राइट साइड पे रखता हूँ, प्लस क्यू को मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस होगा 2L। तो क्या होगा, ये एक डायपोल बन गया। तो डायपोल बन गया तो इसके अंदर क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो इसका मतलब है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो बच्चों, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसका मतलब है इस डायग्राम में आपको साफ नजर आता है कि आपका डायपोल मोमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या होगा, देखो बच्चों, अभी हमने कहा, अभी हमें पता है कि जब एक चार्ज को चाहे माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है हमेशा उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा, इधर। इसके बाद माइनस क्यू भी फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमेशा अपोजिट होगा, इधर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक फोर्स इधर जा रहे, दूसरा फोर्स इधर आ रहे, दोनों फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन दे आर इन नॉट इन मतलब अपोजिट, आपका सेम डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस क्यू के फोर्स इधर जा रहे, माइनस क्यू के फोर्स इधर जा रहे, दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे। मान लो ये आपका पेन है, एक फोर्स से मैं इसको दबा रहा हूँ, दूसरा फोर्स इसको दबा रहा हूँ,
तो दो फोर्स, कपल ऑफ फोर्स होने के बावजूद भी आपका ये पेन जो है अपनी जगह पे रोटेट नहीं करेंगे। क्यों रोटेट नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों फोर्स जो है सेम लाइन में आ रही है। तो आपका टॉर्क करने के लिए हमेशा हमेशा क्या होगा, दो फोर्स, एक फोर्स इधर जाना है, दूसरा फोर्स इधर, तब जाके ये पेन रोटेट होगा। तो थीटा 180 पे भी क्या होगा, आपका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, कि आपका नेट फोर्स जीरो होगा और टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होगा और थीटा हमेशा क्या होगा, 90 होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई के बीच में हमेशा एंगल जो है 90 बनना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, कि नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा और टॉर्क हमेशा जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क उस पर नहीं लगेगा, आपका डायपोल अपनी जगह पे बैठा होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगी। उस टाइम हमेशा थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 पे। तो इसको बोला जाता है, ये बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों लास्ट में थोड़ी सी और दो बातें आप लोगों को, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले दो बातें कहना चाहता हूं कि आपका क्या होगा, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। जब एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये सारी जो हमने कहानी बोला वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लागू होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बच्चों, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट पे आपका ई का वैल्यू सेम नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आपका टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करने के लिए हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल नजदीक है तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, तो आपका ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत कम होगा। तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जब एक डायपोल को रखा जाता है, मान लो ये एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, जब एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा, तो आपका उस टाइम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म केस में आपका फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा और टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डायपोल अपनी जगह से क्या होगा, ट्रांजिटिव मोशन करेंगे और इसके साथ साथ वो अपनी जगह से रोटेट भी करना शुरू होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल ट्रांजिटिव मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन दोनों जो है वो वहां पे होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे हम करते हैं। वस्सलाम अलैकुम।